हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कि मैं आपको यहाँ पे साइंस मॉड्यूल के रिलेटेड भी कुछ मैराथॉन्स करवाऊंगा, पर्टिकुलरली फॉर यूर FAA एग्ज़ाम। तो आज के लेक्चर में हम एक मैराथन करेंगे रिगार्डिंग द फिज़िक्स मॉड्यूल, और आज हम अपने FAA के फिज़िक्स मॉड्यूल को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हम यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बेयर विथ मी, मैं गारंटी देता हूँ जो फिजिक्स मॉड्यूल में से 2 से 3 मार्क्स आने वाले हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्टिंग ओवर डिस्कशन अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर इन फिजिक्स। आपको बताना है फिजिक्स में टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। अब कुछ और बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता होगी फिजिक्स क्या है। ये एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम डील करते हैं विद द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। और फिजिक्स में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स में। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये वो वाली क्वांटिटीज होती है जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। अब वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैं इस क्वेश्चन के साथ इसको लिंक करवा रहा हूं। यहां पे हमें वर्ड आ रहा है व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, ये लिस्ट भी आपको याद रखना है। द 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम, amount of substance, temperature, electric current, and the last one is luminous intensity. These are the 7 fundamental quantities of physics. अब और एक पॉइंट यहां पे आप याद रखोगे, आपको इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का SI यूनिट पता होना चाहिए। आप सबको पता होगी मास का SI यूनिट क्या आता है? kg। लेंथ का SI यूनिट क्या आता है? मीटर। टाइम का SI यूनिट क्या आता है? सेकेंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट क्या आता है? मोल। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या आता है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या आता है? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या आता है? कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए और इनका SI यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। लेट अस मूव टू ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ चेंज इन पोजिशन। आपको बताना है चेंज इन पोजिशन को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और मोशन का अपोजिट क्या आता है? रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट अभी किस में है? रेस्ट में। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। अब हम यहां पे बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट स्पीड, आप सबको पता होगी स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये जो स्पीड है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं। अगर मैं इसका एसआई यूनिट यहां पे कैलकुलेट करूंगा, एसआई यूनिट क्या बनेगा स्पीड का? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ये भी आप याद रखोगे। और ये जो स्पीड है ये क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? ये वो वाली क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। वैसे ही आपको ये भी पता होगी डिस्टेंस जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी जगह याद रखोगे। लाइकवाइज अगर मैं ऑप्शन बी के बारे में यहां पे बात करूंगा, वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सिंपली यहां पे हमने क्या कर दिया, जो स्पीड में डिस्टेंस आ रही थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया डिस्प्लेसमेंट से। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर हम वेलोसिटी का यहां पे एसआई यूनिट निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि यहां पे फिर से वर्ड डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, अपॉन टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। सो जिस तरीके से स्पीड का एसआई यूनिट बन रहा था मीटर पर सेकंड, वैसे ही वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट क्या बनता है? मीटर पर सेकंड। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, व्हाइल एज वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो आपको पता ही है, डिस्टेंस को हमें यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इन रेक्टिलिनियर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग डैश। आपको बताना है रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। और ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर मोशन, and it is sometimes also called as one dimensional motion. वन डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब है? एक ऐसी मोशन जहां पे खाली एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा ऑब्जेक्ट का। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊंगा टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? एक ऐसी मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे। थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता होगा? ऑब्जेक्ट के तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज अगर हो रहे होंगे तब हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन थ्री डायमेंशनल मोशन। तो होपफुली ये बेसिक से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। मेरी सजेशन आपके लिए रहेगी, आज के लेक्चर को आप एक नोट बनाओ, एक पिन पेज पे आपका सारा फिजिक्स मॉड्यूल कवर हो जाएगा। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 4। Dash is the motion of an object projected into the air under only the acceleration of gravity. आपको बताना है वो कौन सी मोशन होती है जहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इनटू द एयर अंडर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन।
क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊंगा, लेट अस से दिस इज द ग्राउंड और यहां पे कोई पर्सन एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। थ्रो करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं पे गिरेगा, लेट अस से ये यहां पे गिर रहा है। ये जो यहां पे मोशन हो रही है इस ऑब्जेक्ट की, इसी मोशन को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम यहां पे थ्रो करते हैं इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल। ये आप याद रखोगे। और जिस पाथ के थ्रू ये ऑब्जेक्ट जाता है, उस पाथ को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये भी अपनी जगह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखोगे। लेट अस मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी इक्वेशन नहीं है मोशन की। इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, v is equal to u plus at, yes it is one of the equations of motion. s is equal to ut plus half of at square, ये भी एक इक्वेशन है मोशन की। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी एक इक्वेशन है मोशन की। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at। इस नाम की कोई भी इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं मोशन में। यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे यहां पे v किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? यहां पे v रिप्रेजेंट कर रहा होता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट कर रहा होता है इनिशियल वेलोसिटी को, a यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्सेलरेशन को, t स्टैंड्स फॉर टाइम and s stands for displacement. अब ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, इनको कंबाइंडली बोला जाता है काइनामेटिकल इक्वेशंस। इनको क्या बोला जाता है? काइनामेटिकल इक्वेशंस। ये भी आप याद रखोगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस का दूसरा नाम क्या आता है? काइनामेटिकल इक्वेशंस। अब वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में तो हमने बात की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात की। मुझे एक्सेलरेशन पढ़ाना आपको अभी भूल गया, अभी मैं एक्सेलरेशन के बारे में यहां पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जो ये एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन इन सिंपल टर्म्स मींस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज in velocity with respect to time। change in velocity with respect to time, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी यहां पे क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया, चेंज इन वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इट मींस v माइनस यू। v मैंने आपको अभी क्या बताया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, अगर इसका वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव। अगर इसका वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव, तब हम उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। अगर इसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर इसका वैल्यू क्या आया? नेगेटिव, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट को रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ये भी आप अपनी जगह करोगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या बनेगा? हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और इनटू क्या करूंगा? 1 अपॉन टाइम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, मीटर पर सेकेंड, इनटू
1 अपॉन टाइम का ऐसा यूनिट क्या बन जाता है, सेकेंड। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर ही रहेगा, अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। सो इससे हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता चल रही है, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। आपको बताना है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और आपने फोर्स की एक फॉर्मूला बहुत बार ऑलरेडी पढ़ी होगी। आपको पता है फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, एंड एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, जस्ट अभी वो हमने निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं जो फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वहां पे ऑप्शंस में ये दिया गया होगा इन केस ऑफ न्यूटन, तो आप इसी को टिक करोगे, ठीक है। बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मास अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम यहां पे बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जूल भी किसी ना किसी क्वांटिटी का एसआई यूनिट है। ये किसका एसआई यूनिट है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। जूल जो है ये वर्क का भी एसआई यूनिट है और एनर्जी का भी एसआई यूनिट है। अब ये दोनों का एसआई यूनिट क्यों बन रहा है, बिकॉज आपको पता होगी एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क। क्योंकि यहां पे भी अब वर्क आ रहा है, यहां पे भी वर्क आ रहा है, इसका एसआई यूनिट क्या बनता है, जूल। और वर्क की फॉर्मूला भी आप याद रखोगे, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स दैट अगर मुझे कभी भी 1 जूल का वैल्यू निकालना होगा, अगर मुझे 1 जूल का वैल्यू निकालना होगा, वो किसके बराबर होगा, फोर्स का एसआई यूनिट अभी हमने निकाला क्या था, न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या आता है, मीटर। सो 1 जूल इज इक्वल टू, या जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये भी आप अपनी जगह याद रखोगे। सेम तरीके पे अगर मैं बात करूंगा पास्कल की, पास्कल किसका एसआई यूनिट होता है, प्रेशर का। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर की फॉर्मूला भी आपको पता होनी चाहिए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं हर्ट्ज की बात करूंगा, हर्ट्ज किसका एसआई यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। ये भी आपको होपफुली पता होगी। सो हमने यहां पे सारे के सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया। हाउएवर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, आपको बताना है इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स, मास, लेंथ, एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। यानी कि जितना ज्यादा मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, उतना उस पे इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया का सिंपल मतलब अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा, इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। दैट मीन्स अ बॉडी स्टेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनर्शिया। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस
इनमें से कौन सा टाइप नहीं है इनर्शिया का? इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है. सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, इनर्शिया ऑफ मास. इस नाम का कोई भी टाइप नहीं होता है इनर्शिया का. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब होता है? इट इज सिंपली यू कैन से टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to remain at rest. ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अ बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, इसका क्या मतलब है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन. और अगर मैं बात करूंगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. Now let us talk about our question number 9. Momentum is equal to, आपको बताना है मोमेंटम किसके बराबर होता है. क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूंगा, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से. सो आई कैन से दैट पी इज इक्वल टू मास को डिनोट किया जाता है m से और वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से. सो p इज इक्वल टू mv. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये भी आप याद रखोगे. और अगर मैं मोमेंटम की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊंगा, मोमेंटम का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय अ बॉडी. ठीक है, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज चल रहा होगा मीन्स दैट उसका मोमेंटम ज्यादा है, अगर कोई स्लो चल रहा होगा मीन्स दैट उसका मोमेंटम क्या है? कम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन अ ड्राइवर ऑफ अ मूविंग बस suddenly applies brakes, the passengers sitting in it fall in the forward direction. This can be explained by. हमें इस वाले क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल दी जा रही है. अगर एक बस ड्राइवर चलती हुई बस को अचानक से ब्रेक मारेगा तो जितने भी पैसेंजर्स इस बस के अंदर होंगे वो फॉल करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में. आपको बताना है ये किस वजह से होता है. क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. अब अगर हम न्यूटन के बाकी लॉज के बारे में यहां पे बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको यह भी बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force. Rate of change of momentum directly proportional होता है to the applied force. This is the statement of Newton's second law of motion. अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज को यहां पे लिखूंगा, आई कैन से दैट जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम
डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा. हमें पता है मोमेंटम p जो है ये किसके बराबर होता है mv के, तो p के बदले में क्या लिख सकता हूं, mv लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल्टा t. अब यहां पे m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास. चाहे आप वेलोसिटी कितना ही अप्लाई कर दो, ठीक है, चाहे आप कितना ही फोर्स इस पे क्यों ना अप्लाई करो, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मास यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो मैं इस मास को बाहर निकाल सकता हूं. तो फिर यहां पे क्या बचेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इस चीज को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन. सो आई कैन से दैट F इज इक्वल टू, m तो पहले था ही, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. सो F इज इक्वल टू ma. इस तरीके से हम बोलते हैं दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, ये तो सबको पता है, बचपन से ही हम इसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं. टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में यहां पे मैं बात ही नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, दैट इज ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में. द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज. आपको बताना है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड आप 2-3 पॉइंट्स पहले आप याद रखोगे. क्या क्या पॉइंट आप याद रखोगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको डिनोट किया जाता है I से, और ये I किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से पर यूनिट टाइम, और टाइम को डिनोट किया जाता है T से. सो इलेक्ट्रिक करंट की जो एक्सप्रेशन बनती है दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ठीक है, ये भी आप याद रखोगे. अब अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट पे आ जाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो क्या है, दैट इज एम्पियर. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और इसको डिनोट किया जाता है A से. और इस इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपको मेजर करना होगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर किस डिवाइस की मदद से कर सकते हैं, द मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड एज अ मीटर. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, अमीटर. अब आपको यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज ये जो हमारा अमीटर होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस. अब इसका क्या मतलब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ये हमारा कोई डिवाइस है, मैं बल्ब की बात कर रहा हूं यहां पे, लेट दिस बी अवर बल्ब, और यहां से मैं क्या लूंगा, यहां पे मैं लूंगा अमीटर, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव. यहां पे मैं इसको एक बैटरी कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव. आप देखोगे ये जो हमारा अमीटर होता है ये हमेशा डिवाइस के साथ क्या होता है, सीरीज में होता है. एक ही लाइन में आप सिंपल याद रखोगे अगर आपको सीरीज वर्ड टफ लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे दैट इज, मैंने आपको क्या बोला, हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, अमीटर. हाउएवर अगर हमें स्मॉल करंट्स को मेजर करना होगा, स्मॉल और यू कैन से सेंसिटिव करंट्स को अगर हमें क्या करना होगा, मेजर करना होगा, सेंसिटिव करंट अगर इसको हमें मेजर करना होगा, तो उस टाइम पे हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर.
ओके और ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये हमें डायरेक्शन भी फ्लो शो करता है कि करंट अभी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो होपफुली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रहे होंगे। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज आगे वाले क्वेश्चंस हमें उसी से निकल जाएंगे। आप सबको पता है, अगर मैं मेटल्स की बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप सबको पता है जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। while as जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्टली दे आर, यू कैन से, बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं, और नॉन मेटल्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको हेल्प करेगा। जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के एटम्स का साइज, फिर से मैं बता रहा हूं, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं ना, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी का क्या लिंक है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं कोई भी मेटल लूंगा, लेट अस से ये मेटल का कोई भी एटम है, ये मेटल का कोई भी एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। दिस इज ओवर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, दैट इज वाई न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है, शेल्स के अंदर। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। आप सबको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपल, ठीक है। अब क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसका क्योंकि चार्ज पॉजिटिव होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाइंड करके रखता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है। अब इससे क्या होगा? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाइंड करके रखता है, और यहां से मैंने आपको एक और चीज बता दी, जो मेटल्स का जो एटम साइज होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। अब जितना एटम साइज आप बढ़ाते चले जाओगे, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पे ये फोर्स थोड़ा सा कम पड़ जाता है। ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वाला फोर्स है ना, ये बाहर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है? थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। दैट इज वाई आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी बाहर निकल जाते हैं इससे, ठीक है। ऑर्बिट से क्या निकलते हैं? बाहर। जैसे ही ये ऑर्बिट से बाहर निकले तो इनको अब क्या हम बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस क्या करते हैं? फ्लो करते हैं एक कंडक्टर के अंदर। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है, आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखो, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। और नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा? क्योंकि वहां पे एटम का साइज छोटा होता है, जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपने साथ बाइंड करके रखता है, क्योंकि यहाँ पे एटम का साइज उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो जब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाइंड करके रखेगा, मीन्स दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर नहीं निकलेगा। जब वो अपने शेल से बाहर नहीं निकलेगा, मीन्स दैट वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। अब लास्ट वाला पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। लेट अस से दिस इज ओवर कंडक्टर, दिस इज ओवर कंडक्टर, और इस कंडक्टर में क्या होंगे? ऑब्वियसली एटम्स होंगे। और एटम्स से क्या होंगे? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, कभी कभी इन केस ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या जाते हैं? शेल से बाहर चले जाते हैं। तो इस वायर में या इस मेटल में या इस कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। इनकी जो मोशन होती है ना, वो क्या होती है? रैंडम।
इनकी मोशन क्या होती है, रैंडम। इस रैंडम मोशन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मैं अब इसी मेटल के साथ, इसी कंडक्टर के साथ एक बैटरी अटैच करूंगा, इससे क्या हो जाएगा, आप देखोगे बैटरी का एक साइड क्या है, नेगेटिव, और यहां से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल, तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागने की कोशिश करेगा, और क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव, ये यहां से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, एक ही साइड से भाग जाएंगे, है ना। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। होपफुली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो फ्लो ऑफ यहाँ पे चार्ज हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बैटरी जो हमने इसके साथ अटैच कर दी। और हम यहाँ पे बोलते हैं इस बैटरी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। अब ये जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसका होगा, जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका चार्ज पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप याद रखोगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बात करूंगा ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। लाइकवाइज अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा वो भी किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। आपको बताना है वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के भी रिलेटेड मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बताऊंगा। अगर मैं मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है वी से। सो ये V किसके बराबर होगा, वर्क डन। वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, पर यूनिट चार्ज यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा, चार्ज। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब अगर मैं SI यूनिट के बारे में बात करूंगा, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस डिवाइस की मदद से मेजर कर सकते हैं, द मेजरिंग डिवाइस दैट वी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ये जो वोल्ट मीटर होता है इट इज ऑलवेज connected in parallel with the device। जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो हमारा अमीटर होता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में, इसी तरीके से जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा डिवाइस के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है पैरेलल में। अब इसके रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझाऊंगा। लेट अस से अगर ये हमारा डिवाइस है, ये हमारी बल्ब है, तो यहां से मैं इसको क्या लगाऊंगा, वोल्ट मीटर, प्लस माइनस। और यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस
माइनस। आप यहां पे देखोगे जो हमारा वोल्ट मीटर है ये मैंने क्या कर दिया, यहां पे कनेक्ट कर दिया विद द डिवाइस इन पैरेलल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 14। ओहम्स लॉ इज, आपको बताना है ओहम्स लॉ के रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, V इज इक्वल टू IR। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ। अब यहां पे V किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस। I यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने पढ़ा और करंट भी हमने पढ़ा। और R यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब ये इक्वेशन आई कहां से, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं फिर से एक वायर का टुकड़ा यहां पे लूंगा, सपोज दिस इज अ पीस ऑफ वायर। इस वायर में क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे और इन एटम्स के साथ साथ यहां पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं बैटरी कनेक्ट कर सकता हूं। दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। बैटरी यहां पे मैंने कनेक्ट कर दी। अब इस बैटरी की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये बैटरी यहां पे कनेक्ट करने की वजह से यहां पे क्रिएट हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या करता है, क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। अब एक और कॉन्सेप्ट आप यहां पे समझो, एक और पॉइंट आप यहां पे समझो, बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बैटरी यहां पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी अगर मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, मींस दैट आई एम इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रॉन्ग बैटरी यहां पे कनेक्ट करने की वजह से, तो उस टाइम पे करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। और अगर मैं कमजोर बैटरी यहां पे क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम क्रिएट होने की वजह से जो वायर के थ्रू करंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम ही फ्लो हो जाएगा। तो क्लियरली यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, करंट भी इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट को डिनोट किया जाता है I से। सो V इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं IR। V इज इक्वल टू IR। डायरेक्शन, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको मैंने रिमूव कर लिया और यहां पे मैंने क्या लगाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और कौन सा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने यहां पे ऐड कर दिया, R। और ये R यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करना है। पहले मैंने आपको बताया R यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या। रेजिस्टेंस मतलब होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, टू रेजिस्ट और यू कैन से टू अपोज, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज और टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ये क्या करने की कोशिश करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है, इसको भी आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। फिर से अगर मैं लूंगा पीस ऑफ वायर, पीस ऑफ वायर, इस पीस ऑफ वायर में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यहां पे बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। अब क्या हो रहा है यहां पे, जब मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, माइनस प्लस, जब मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे जो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश करेगा, यहां पे ये स्ट्राइक कर रहा है किसके साथ, एटम के साथ।
ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है किसके साथ, एटम के साथ। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है कंडक्टर, है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी कि ये एटम्स यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अब यहां पे एक और चीज आप याद रखोगे, रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूंगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, ओम, OHM, ओम, ठीक है। और ओम को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से, दिस इज द सिंबल फॉर ओम। अब अगर मुझे यहां पे 1 ओम का वैल्यू निकालना होगा, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, V किसके बराबर है, IR के बराबर। अगर मैं R का वैल्यू यहां पे निकालूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा, V अपॉन I। यानी कि अगर मुझे 1 ओम का वैल्यू निकालना होगा, रेजिस्टेंस क्या आया यहां पे, V अपॉन I। तो मीन्स दैट 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा ना, इसको हम अपने डिवाइसेस में किस सिंबल से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम सिंपली बोलेंगे सर्किट सिंबल क्या है रेजिस्टेंस की। इस तरीके से रेजिस्टेंस को शो किया जाता है सर्किट के अंदर। और साथ ही साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रियोस्टैट। अब ये रियोस्टैट क्या बला होती है, ये भी एक्ट करती है एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक्ट्स एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसको सर्किट के अंदर किस तरीके से शो किया जाता है, सेम तरीके पे, लेकिन बीच में हम यहां पे क्या डालते हैं, एक एरो। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ रियोस्टैट इन ओवर सर्किट। एक लास्ट वाला पॉइंट हम यहां पे इसके रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज जो ये रेजिस्टेंस होती है, ये जो रेजिस्टेंस होती है इसको मेजर किया जाता है इन ओम मीटर। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम मीटर। अब ये जो रेजिस्टेंस होती है, मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, ये आप समझो जिस तरीके से हम रोड पे चलते हैं, रोड पे हमें बहुत सारी गाड़ियां मिल जाती हैं जो कि हमारी स्पीड को कम कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रैफिक है रोड का, दैट एक्ट्स, वो हमारी स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सेम तरीके पे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर लेता है। तो रेजिस्टेंस को आप बिल्कुल ट्रैफिक के साथ आप मैच कर सकते हो, रेजिस्टेंस को आप ट्रैफिक के साथ क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूंगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ट्रैफिक किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी, क्या मैं कम ट्रैफिक फेस करूंगा कि ज्यादा ट्रैफिक फेस करूंगा, ऑब्वियसली कम ट्रैफिक फेस करूंगा। इसी तरीके पे अगर मैं एक बड़ी सी वायर लूंगा, बड़ी सी वायर में क्या रेजिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा होगी, कम डिस्टेंस, लेटर से अगर मुझे 1 किलोमीटर चलना है मैं कम ट्रैफिक फेस करूंगा, अगर मुझे 100 किलोमीटर चलना है तो मुझे ज्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर एक छोटी सी वायर में लूंगा तो उस टाइम पे क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। अगर बड़ी लंबी सी वायर में लूंगा उस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, लेटर से यहां पे मैं एक वायर ले रहा हूं, इसमें क्या होंगे, फिर से एटम्स होंगे। बार बार मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, साथ ही साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है, जितना इस वायर की लेंथ हम इंक्रीज करेंगे, जितना हम इस वायर की लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज जो यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज, अब अगर मैं ये वायर क्या लूंगा, वाइड एक वायर लूंगा, एक वाइड वायर, ठीक है, एक वाइड वायर मैंने ले ली, जिस तरीके से ट्रैफिक पे एप्लीकेबल है। अगर मैं एक लाइन से चलूंगा, एक लाइन से ही सारा ट्रैफिक अगर चलेगा तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, अगर 10 लेन्स होगी तो ट्रैफिक क्या होगा, कम। सेम तरीके पे अगर मैं एक वायर लूंगा, एक मोटी वायर लूंगा, ठीक है,
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का ज्यादा लूंगा तो इसकी रिलेशनशिप क्या बनेगी रेजिस्टेंस के साथ, तो रेजिस्टेंस उस टाइम पे कम होगी। जिस तरीके से अगर हम एक वाइड रोड पे चलेंगे उस टाइम पे ट्रैफिक क्या होगा, कम। तो यहां से हमें एक और चीज समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम क्या लेंगे, ज्यादा। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट, इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मींस दैट अगर लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। इनके बीच में क्या आ रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। सो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा, आई कैन से दैट R इज इक्वल टू L अपॉन A, और यू कैन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा, दिस विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट यहां पे मैं लगाऊंगा, ये सिंबल, इसको हम बोलते हैं रो, और यहां पे साथ में क्या आ रहा है, L बाई ए। सो आपको यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एक है रो, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब ये जो रो मैंने यहां पे लिखा ना, इस चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इस चीज को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। तो होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। Now let us talk about our question number 15. Resistance of a conductor depends on, आपको बताना है किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है ये किस चीज पे डिपेंड करती है। अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे, रेजिस्टिविटी पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी। वाइल एज अगर मैं खाली रेजिस्टिविटी की बात करूंगा, रेजिस्टिविटी जो है ये किस पे डिपेंड करती है, ये खाली डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज, आपको बताना है जूल्स इक्वेशन इनमें से कौन सी है। इफ यू रिमेंबर, जो प्रीवियस FAA का पेपर हुआ था उसमें इसी पे एक न्यूमेरिकल आया था, बेसिक सा न्यूमेरिकल। अगर आपको फॉर्मूला याद होती आप उस क्वेश्चन को आराम से 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, यानी कि H जो होता है दैट इज इक्वल टू I² RT। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अपनी जगह याद रखोगे, नोट डाउन करके रखोगे। अब यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स हम और भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सेम एग्जांपल फिर से मैंने लिया पीस ऑफ वायर। पीस ऑफ वायर में क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स के साथ साथ अगर ये गुड कंडक्टर हैं यहां पे होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जब हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, बैटरी के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा, इसके बीच में क्या आ रहा है, एटम आ रहा है, तो ये इस एटम के साथ क्या करेगा, सट्राई करेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ सट्राई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ सट्राई करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना,
ये जैसे ही सट्राई करेगा किसके साथ, एटम के साथ, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है एटम के साथ कोलाइड होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है एटम के साथ कोलाइड होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आ रही है, दैट इज जो हीट है ये जनरेट हो रही है ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टेंस। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ उतना ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगा, हीट जनरेशन हो जाएगा। और ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला पढ़ी, फॉर्मूला क्या हमने पढ़ी, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q। अगर मैं यहां से W का वैल्यू निकालूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा, VQ के बराबर, VQ के बराबर। लेकिन यहां पे एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, W यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क। वर्क क्या है, वर्क इज एनर्जी। इन दिस सिचुएशन मैं बोलूंगा वर्क इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस वाले सिनेरियो में ये जो W होगा ना, इट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू वी क्यू, इसके बदले में लिख सकता हूं H इज इक्वल टू वी क्यू, H इज इक्वल टू वी क्यू। फिलहाल आप ये याद रखोगे। क्या हमें यहां पे इक्वेशन निकली, H इज इक्वल टू वी क्यू। अब हमें इतना पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा, I जो होता है ये किसके बराबर होता है, Q अपॉन टी। अगर मैं यहां पे Q का वैल्यू निकालूंगा, Q का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, IT के। Q का वैल्यू आ जाएगा बराबर IT के। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू, तो H का वैल्यू विल बी इक्वल टू V, Q के बदले में लिख सकता हूं IT। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सो H का वैल्यू किसके बराबर आया, VIT के बराबर, VIT के बराबर। अब और भी हमें एक चीज पता है, ओम्स लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, हमें पता है V होता है बराबर IR के। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा H इज इक्वल टू V के बदले में क्या लिख सकता हूं, IR लिख सकता हूं। और यहां पे ऑलरेडी क्या था, IT था, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो H का वैल्यू किसके बराबर आया, I इंटू आई करेंगे तो क्या आया, I स्क्वायर और R और T। तो इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। मुझे यहां पे डेराइवेशन असल में आपको नहीं समझानी है, मैं आपको समझा रहा था कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है और आप किसी भी क्वेश्चन का बाद में आंसर निकाल सकते हो, आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूंगा ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, इसकी एप्लीकेशंस कहां कहां पे हैं, मैं यहां पे लिखूंगा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है आप सबको पता होगी। बल्ब्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को, क्योंकि हमें पता है, इतनी चीज हमें पता है, अगर हम किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा हीट जनरेशन हो जाएगा। ज्यादा हीट को हम बाद में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बल्ब्स में पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब आप मुझे बताओगे, अगर मैं ये एक बल्ब यहां पे लूंगा, इसके अंदर जो ये मटेरियल यूज किया जाता है ना, ये कौन सा मटेरियल होता है, इसको क्या बोला जाता है, टंगस्टन, टंगस्टन। अब यही क्यों इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज टंगस्टन की एक प्रॉपर्टी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। और इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में कौन सा गैस यूज किया जाता है, यह भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज आर्गॉन। सो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है। सेम तरीके पे अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन की बात करूंगा ना, जो हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज घर पे लगाते हैं ना,
तो दैट इज अगेन वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम क्या करेंगे, हम उसमें फ्यूजेस में क्या करते हैं, लेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा, कभी भी अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हीट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है, तो ये फ्यूज़ सट जाता है उसी टाइम पे। और इसी तरीके पे एक और एप्लीकेशन इसकी आ जाती है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल आयरन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी इसकी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे यूज़ करूँगा वर्ड कॉन्सेप्ट्स, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये एक मैराथन था, इसीलिए इस लेक्चर की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, आपको पता है फिजिक्स मॉड्यूल में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे, और 3 तक भी इसका स्कोर जा सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ के जाओगे ना, आई गारंटी यू ये 2-3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। बट आपको ये चीज़ प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, आज के लेक्चर को अगर आप एक पिन पेज पे राइट डाउन करोगे ना, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक पूरा मॉड्यूल फिजिक्स का आपका एक पिन पेज पे आ जाएगा। एग्जाम के 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले इसको रिवाइज करके जाना, आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हमारा होगा ना, दैट विल बी अगेन ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है। वहाँ फिर से करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स के 1 या 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उसमें फिर से कवर करेंगे। एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड भी एक ऐसा ही मैराथन लाऊंगा जहाँ पे हम केमिस्ट्री मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।